हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सीजी आर्ट संग्रह में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए मैं हिंदी का मॉडल सेट लाया हूँ। पहला मॉडल सेट जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव का, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपको मैट्रिक के एग्जाम में इसमें से 50 क्वेश्चन को बनाना रहता है और 50 को अपने 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन छांट कर बनाना रहता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए लाया हूँ 100 क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए जो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, मैं बारी बारी से एक एक करके बताऊंगा। आपके लिए मैंने 5 मॉडल सेट बनाया है। ये आपके लिए पहला मॉडल सेट हो गया। ठीक है, तो मैं पहला मॉडल सेट आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये हम लोग के 10th क्लास के हिंदी का क्या है, पहला चैप्टर है। जिसके लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। आपको तो मालूम होगा इसके लेखक कौन है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिसके लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, विष के दांत। विष के दांत दूसरा ही चैप्टर है और इसका ये भी ऑब्जेक्टिव दूसरा है। कह रहा है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधों को उजागर करता है। तो विष के दांत जो कहानी है वो कौन सा वर्ग का है, तो मध्यम वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करता है। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। नीचे भी आप आंसर देख सकते हैं, दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे भी आंसर दिया हुआ है, आप नीचे भी देख सकते हैं ऑप्शन में। फिर कह रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग का भारत देश ही है जो क्या है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, मैक्स मुलर के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, भारत। आंसर नीचे भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ललित नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से गध की कौन सी विद्या है। तो हम लोग जानते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते क्या है, तो गध जो होता है हिंदी के बुक में 2 होता है, एक गध खंड होता है, एक काव्य खंड होता है। तो ये सारी अभी जो चल रही है सब गध खंड के प्रश्न है। देखिए जैसे 4 पार्ट नाखून क्यों बढ़ते क्या है, तो गध खंड के है, तो इसलिए इसको बोल रहा है कि गध की कौन सी विद्या है। तो ये गध की कौन सी विद्या है, तो ये गध की ललित निबंध है। कौन सी है, डी आंसर इसका हो जाएगा, ललित निबंध। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा तो हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हिंदी भाषा की लिपि है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बुक में भी है, लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि हिंदी कौन सी लिपि है भाषा की, तो देवनागरी भाषा की लिपि है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन पे, 6वां नंबर क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया। तो उन्होंने देखिए किस विद्या में लेखन नहीं किया, तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग दिया है आंसर, इसका कौन जाएगा, कहानी। कहानी उन्होंने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब उन्होंने लिखा क्या है, तो आलोचना लिखा है, उपन्यास लिखा है और निबंध लिखा है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, कहानी नहीं लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, कहानी नहीं लिखा है। इसलिए चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। नागरी लिपि शीर्षक निबंधकार के निबंधकार कौन है। तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो गुणाकर मूल्य। कौन है, ए ऑप्शन हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, सब्जेक्टिव का भी मैं बताऊंगा। और मैंने कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि हिंदी के पूरा जो 100 नंबर का होता है उसका पेपर में कैसे कैसे कितना नंबर का कौन सा आता है, आपके लिए सारा मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, आपको जरूर दूंगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको कब चाहिए। हो सकता है कि मैं कल डाल दूँ आप लोगों को वीडियो। तो हम लोग का 7वां का हो गया, नागरी लिपि शीर्षक निबंधकार कौन है, तो गुणाकर मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। जो नागरी लिपि है शीर्षक जो पाठ है 10 क्लास के हिंदी के बुक में, ये किस कहानी से लिया गया है। तो किस कहानी से लिया गया है, भारतीय लिपि की कहानी से। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कह रहा है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं, तो नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, नागर शैली कहते हैं। देखिए डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, नागर शैली कहते हैं। आप लोग एक बार इसको सुनते जाइएगा, आपके दिमाग में ये बैठते जाएगा, इससे आपको क्या होगा, याद होते जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से।
ऐसे पढ़ने में क्या होता है कि याद नहीं होता जल्दी, और वीडियो आप सुनते जाइए आपको याद होते जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। बहादुर शीर्षक कहानी कहानीकार कौन है, तो अमरकांत। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, तो कौन, ये सभी, चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर और मकरा, ये सभी कर रहे थे। कौन कर रहे थे, जब बाढ़ आया था, ये प्रतिपूर्ति का क्वेश्चन है, उसमें जब बाढ़ आया था, दूसरा चैप्टर शायद है उसका, बाढ़ आया था तो उसमें जो हुआ था तो हल्ला ये सब कर रहे थे कि पहाड़ पर चलो। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास कहाँ से होता है, तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। किसके, तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है फ्रेंड्स, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया। तो सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया, तो गुरु नानक ने। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर है गुरु नानक काव्य खंड का, उसमें है। तो किसने किया सिख धर्म का परिवर्तन, तो गुरु नानक ने। ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में, इन मुसलमान हरिजन पैकोटी हिंदू वारिय किस कवि के लिए कहा गया है। इन मुसलमान हरिजन पैकोटी ने हिंदू वारिय किस कवि के लिए कहा गया है, तो डी इसका आंसर दे रहा है रस खान के लिए। किसके लिए, तरस खान के लिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है डी, किसके लिए कहा गया है, तरस खान के लिए कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आ गया, धनानंद जीवनदायक हो कछु, धनानंद जीवनदायक हो कछु मेरी पीर यह परसों में किस कवि का नाम आया है। तो धनानंद में आया, धनानंद का नाम होगा। जब कविता में दिया गया कि धनानंद, तो धनानंद का ही नाम न होगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, ये कौन सा कह रहा है कि कछु न भारत में दर्शात। तो ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, ही पूछ रहा है। तो ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो भारतीयता। हमारा एक चैप्टर है, कह रहा है सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत लखात, भारतीयता नहीं, ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो डैश डैश है यहाँ पर क्या आएगा। तो ये पूछ रहा है कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत रति रीत लखात, अब भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शाते। कवि का कहना है कि सब विदेशी हो रहा है, अब हम लोग का गीत रति कुछ भी भारत में नहीं दिखाई रहा है। भारतीयता अब जो कह रहा है भारत में दर्शात नहीं, भारत में भारतीयता नहीं दर्शात रहा है, माने भारतीयता अब नहीं है भारत में, कवि का कहना है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। किसको कहा है, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसको कहा है, तो भारत माता को। सुमित्रा नंदन पंत ने किसे कहा है, तो कह रहा है कि मिट्टी की जो प्रतिमा है वो क्या है, उदासीनी है, यानी भारत माता क्या है, उदासीनी है। किसको कहा है, तो भारत माता को कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। तो जनतंत्र का जन्म कविता का कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र कवि जो का जन्म कविता के कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कह रहा बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव के बिहार में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव के बिहार में हुआ था इनका जन्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि रसूलन बाई थी, माने रसूलन बाई कौन थी। तो रसूलन बाई कौन थी, तो एक गायिका थी। कौन थी रसूलन बाई, तो गायिका थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। रसूलन बाई कौन थी, तो गायिका थी। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। भारतीय जो हमारी संस्कृति है भारतीय, वो किसकी प्रतीक है। तो भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। किसकी प्रतीक है, तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की है, किसका है, तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा।
आगे चलते हैं। कह रहा है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी का कहना है कि शिक्षा किसमें सहायक होती है? शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। किसके विकास में? तो शरीर, बुद्धि और आत्मा के अनुसार। गांधी जी का कहना है कि शिक्षा किसमें सहायक होती है? तो हमारे शरीर का विकास होता है शिक्षा से, बुद्धि हमारी बढ़ती है और आत्मा का क्या होता है? विकास होता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। कितने? 1539 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो प्रेम फुलवारी। बाकी जो 3 कविताएं हैं ये रसखान की है। कौन सी नहीं है? तो रसखान की नहीं है। कौन सी कृति? तो प्रेम फुलवारी। ए हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? प्रेम फुलवारी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कह रहा है कि मंगमा क्या बेचती थी? तो ये तो आपको कहानी मालूम होगा कि मंगमा क्या बेचती थी। तो मंगमा हमारी बेचती थी दही। ये बहुत बढ़िया कहानी है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या बेचती थी? तो दही। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फिर आगे आते हैं। ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया है? तो किस राज्य को? तो उड़ीसा राज्य को। किस राज्य को? सी इसका आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य को क्या किया गया है? ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया, बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कह रहा है मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू किस कहानी के पात्र है? तो मंगू कहानी का पात्र किस कहानी का पात्र है? तो माँ कहानी का पात्र है। तो आंसर डी हो जाएगा। किस कहानी का पात्र है? तो माँ। कहानी का नाम क्या है? तो माँ है कहानी का नाम। फिर आगे चलते हैं। कह रहा है पपायाती किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनिनजाइटिस। पपायाती किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनिनजाइटिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, किससे? तो मेनिनजाइटिस। 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 ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो घुटन। आप लोग जब कविता बुक पढ़े होंगे इसको, ये सारी गद्य खंड की कविताएं हैं, तो इसमें किसका सीता क्या होता है? अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो घुटन महसूस होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। कैसा महसूस होता है? तो घुटन। घुटन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है नौबत खाना का क्या अर्थ है? तो नौबत खाना हम लोग उसे कहते हैं जो क्या होता है? प्रवेश द्वार जो होता है ना, किसी मंदिर हो गया या कहीं पे जो प्रवेश द्वार होता है उसी के क्या है? ऊपर ध्वनि, ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई भी मंदिर हो गया या कुछ भी हो गया, बड़ा कुछ मंदिर हो गया या महल हो गया, वहां पे क्या होते थे? तो वो गाना बजाने वाले होते थे जो क्या करते थे? जो प्रवेश द्वार होता है उसी पर क्या करते थे? मंगल ध्वनि यानी अच्छा अच्छा गीत बजाते थे या सुनाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के पिता। कौन खाते थे? तो लेखक के पिता। ठीक है फ्रेंड्स, लेखक घर में कौन मछली खाता था? तो लेखक के पिता। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो पैसे चुराने का। ये आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। लेखक पर क्या लगाए थे आरोप? तो पैसे चुराने का। आरोप क्या लगा था? तो पैसे चुराने का। ये इसका आंसर हो जाएगा, पैसे चुराने का। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी 11 रुपए, शायद 11 रुपए पैसे चुराने का कविता आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेनर मारिया रिल्के। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु ये क्या है? पाठ का नाम है। इसके लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के है। इसके लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। क्या है मुख्य क्या कारण है? तो जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। यानी जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है।
क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो अपने जाति पर कोई भी काम करते हैं, और कोई भी लोग है बड़े जात के लोग वो छोटे लोगों को काम नहीं करने देते, उनसे कहते हैं कि तुम ये छोटा काम ही करो, इसीलिए बेरोजगारी भारत में क्या है, ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, हर कोई अपने कहता है कि जात के ऊपर काम करो, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई अपने जात के ऊपर काम करे, जिसका मन जो वो भी काम कर सकता है, इसलिए बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। आगे चलते हैं, धनानंद कवि है, तो धनानंद कौन से कवि है वाद के? तो धनानंद रीति मुक्त कवि है। क्या है? धनानंद रीति मुक्त कवि है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। धनानंद किस कैसे कवि है? तो रीति मुक्त कवि है। आगे चलते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र। बहादुर में कौन किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का हमारा पुत्र था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे दिया है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो माँ ने। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो माँ ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ने। किसे मना किया था? तो माँ ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 38, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बाबूजी से। बिरजू महाराज ने किस लिए? अपने पिताजी से शिक्षा। तालीम मतलब क्या होता है? शिक्षा होता है। उन्होंने अपने बाबूजी से क्या किया था? शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। उनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी कहानी है? ये दूसरा गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है, 20 के दांत। इनका कौन सी कहानी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सी है? तो 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी है। ये क्या है? तो ये कहानी है। आगे चलते हैं, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में। इसमें 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा हमारा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन बात है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो जो सर विलियम जोन्स था वो समुद्री यात्रा करते करते भारत कब पहुंचा? तो भारत हमारा वो पहुंचा, भारत कब पहुंचा वो? तो भारत पहुंचा हमारा डी 1783 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1783 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स भारत पहुंचा था। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। पर अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? तो द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो निर्लज अपराधी किसे कहा है उन्होंने? तो नाखून को। आप लोग जानते ही होंगे, कविता पढ़े होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये निर्लज अपराधी है, ये ऐसा अपराधी है जिसको लज्जा नहीं लगती, कितना भी काटो बार बार आ ही जाता है। उनका कहना है यही था। समझे आप लोग? तो हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़ भाषा से। ये मतलब इसको क्या किया जाता है, इसको कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवादित किया गया है, दही वाली मंगमा कहानी को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो हीरानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। ऐसे इनको अज्ञेय कहा जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या कहेगा? ऑब्जेक्टिव भी आता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर। किसका उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? कह रहा है, ये वाक्य कह रहा है कि कोई कवि ने कहा कि
अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, ये किसने कहा? तो ये मेट्रेन ने कहा। किसने कहा? तो मेट्रेन ने कहा। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो अपने बड़े पुत्र को। मंगू जो थी, मंगू को भर्ती अस्पताल में करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो अपने बड़े पुत्र को। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अच्युत नाम था। क्या नाम था उसका? अच्युत। अच्युत। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम था उसका? अच्युत नाम था। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुणनिधि ने। आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? जो लक्ष्मण था, लक्ष्मी का पति, वो कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। कहाँ नौकरी करता था? तो वो कलकत्ता में नौकरी करता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी में। कहाँ पर? कलकत्ता। ठीक है फ्रेंड्स, कलकत्ता में नौकरी करता था। और लक्ष्मी क्या करती थी? अपने गृहस्थी चलाती थी खेती करके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मू था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मू था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते 54वें क्वेश्चन में। किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? इसका कहना है कि किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाहर सिंह जी वाले दिन। यानी उसको कब लगा कि लायसी फीकी है? जब कोई आया होगा। यानी कौन आया होगा? नाहर सिंह जी जब आए होंगे जिस दिन, उस दिन उसको क्या लगा सीता को? कि लायसी बिल्कुल फीकी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए। आगे चलते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि एस रंगराजन ने किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो ये सुजाता। सुजाता का क्या नाम है? तो एस रंगराजन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ए। एस रंगराजन किसका पूरा नाम है? तो सुजाता का। किसका पूरा नाम है? तो सुजाता का। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्या हो जाएगा? एस रंगराजन। ठीक है फ्रेंड्स, किसका नाम है? तो सुजाता का। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है अमीरुद्दीन नाम किसका था? अमीरुद्दीन नाम किसका था? अमीरुद्दीन जो नाम था, अमीरुद्दीन किसका नाम था? तो ये बिस्मिल्लाह खां का नाम था। किसका नाम था? बिस्मिल्लाह खां का। अमीरुद्दीन जो नाम था, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अमीरुद्दीन किसका नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां का। ये भी ऑब्जेक्टिव VVI है, जो कि 10th क्लास एग्जाम में आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम तो आपको भी ऐसे भी याद रहना चाहिए, तो कहानी में भी है, लेकिन ऐसे भी आपको महात्मा गांधी का जीवनी याद रखना चाहिए। उनके पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। क्या नाम था? ए। इसका आंसर हो जाएगा करमचंद गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या नाम था? करमचंद गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। कह रहा है प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा जाता है? तो आप लोग को मालिन मालूम होगा कि मालिन किसे कहा जाता है? जो हमारा होता है फूलों का बागान होता है, जो उसमें रखवाली करते हैं, जो फूलों को सुरक्षा देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? मालिन कहा जाता है। और इसमें कहा गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक पाठ है, जो इसमें किसको कहा गया है मालिन? तो राधा और कृष्ण को। किसको कहा गया? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। राधा और किसको? राधा और कृष्ण को। ठीक है फ्रेंड्स, राधा और कृष्ण को। हम लोग आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? तो गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? तो गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? तो गुरु नानक हमारे किस मार्ग कवि है? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के। किस मार्ग के? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे आते हैं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? कह रहा है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये
किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, रसखान ने कहा था। किसने? तो रसखान ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, रसखान। अब 60 क्वेश्चन हो गया ये बुक का। अब हम लोग आते हैं किस पे? व्याकरण पे। अब हमारा आपको जो भी क्वेश्चन आगे मिलेगा ये सब क्या होगा? व्याकरण का क्वेश्चन होगा। जो 60 क्वेश्चन था हमारा बुक का, और 40 क्वेश्चन क्या होगा हमारा? 40 क्वेश्चन अब व्याकरण का आपको मिलेगा। कह रहा है आगे, व्यंजना क्या है? यानी व्यंजना जो शब्द है ये क्या है? तो व्यंजना क्या है? तो एक शब्द शक्ति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। व्याकरण भी जरूरी है क्योंकि व्याकरण भी ऑब्जेक्टिव में आता है। अब व्याकरण से भी नंबर उठा सकते हैं अच्छा बुक से, क्वेश्चन से ज्यादा। फिर कह रहा है दुष्टों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है। कह रहा है दुष्टों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है। यानी जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो मित्रता नहीं करनी चाहिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा तो दुष्ट है। क्या है इसका आंसर? कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका आंसर सी हो जाएगा, दुष्ट। कह रहा है दुष्टों से मित्रता नहीं करना चाहिए, यानी जो पूरा वाक्य है इसमें कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो मित्रता हमारा क्या हो गया? भाववाचक हो गया। अब दुष्टो यानी क्या कर रहा है? पूरे जाति का बोध कर रहा है। तो दुष्ट क्या है? ये पूरा जाति है। यानी हम दुष्ट किसी एक व्यक्ति को नहीं कर सकते। दुष्ट मतलब कि दुष्टो यानी ढेर सारे व्यक्ति को ये बोध कर रहा है ना, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। यानी पूरे सबको उसमें बोध कर दिया, इसलिए दुष्ट क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। फिर कह रहा है मिस्टर कैसा शब्द है? जो मिस्टर शब्द है ये कैसा शब्द है? तो मिस्टर हमारा क्या है? तो विदेशज शब्द है। क्योंकि मिस्टर मतलब कि इंग्लिश नाम, मिस्टर मतलब इंग्लिश, तो इंग्लिश जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा? विदेशज हो जाएगा हमारा। देशज कब होगा? जैसे कि देखिए देशज विदेशज मैं आपको बताता हूँ। देशज में देखिए जैसे डॉक्टर हो गया जो ना, वो क्या है? विदेशज है। और चिकित्सक जो कह देगा वो क्या हो जाएगा? तो हमारा देशज हो जाएगा। यानी डॉक्टर जो होता है वो क्या है? तो विदेशज शब्द है क्योंकि वो विदेश से आया है, और जो चिकित्सक होता है वो हम लोग का भारत का है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? वो देशज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? तो र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? तो र तथा री का उच्चारण स्थान ए हमारा क्या है? मूर्धा है। क्या है? ए है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए, मूर्धा। मूर्धा। ठीक है फ्रेंड्स, मूर्धा हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। सुरेंद्र में सही संधि विच्छेद हुई है, यानी सुरेंद्र में सही संधि विच्छेद क्या हुई है? तो इसका आपको जानते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका आपका आंसर ए हो जाएगा। कैसे? सुरेंद्र, तो सुरेंद्र का क्या हो जाएगा? सुर प्लस इंद्र, प्लस नहीं इसको धन कहा जाता है, प्लस मत बोलिएगा। सुरेंद्र सूर प्लस इंद्र, यानी इसमें का अ इसमें का ई मिलके क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर दीर्घ ही लगेगा ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए होगा। अगर ये दीर्घ ही लग जाता है, ये हर्षी है, अगर ये दीर्घ ही लग जाता है तो ये सुरेंद्र हो जाता है। लेकिन अगर हर्ष ही हम लगाएंगे तो इस क्या हो जाएगा? सुरेंद्र हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? तो स्वर की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? तो व्यंजन वर्ण। कौन सा हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। जैसे कि क, तो क जो होता है ये देखिए आधा क हो गया, ये क्या हो गया? ये आधा क है, लेकिन इसमें क्या है? और जो हम लोग जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा क हो जाएगा। तो ये क्या है? तो ये जो व्यंजन है ये क क्या है? तो व्यंजन है, लेकिन इसमें क्या छुपा हुआ है? तो स्वर छुपा हुआ है। तो क्या कर रहा है? स्वर की सहायता से, यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके सहायता ले रहे हैं तब ना पूरा क बन रहा है। इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तब बी हो जाएगा आंसर, यानी व्यंजन वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरल वाक्य है? कहने का मतलब इसका क्या है? कौन सरल वाक्य है? सरल वाक्य कहने का मतलब उसमें दो कभी नहीं आएगा, सिर्फ एक आएगा। उसमें एक सिर्फ वाक्य आएगा, दो वाक्य कभी नहीं आएगा। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार हमने देखा कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। फिर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, यानी अब मैं, यानी कि मैं क्या है? यानी मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कह रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये सरल वाक्य हो गया। देखिए यहाँ पे वह आया और मैं चला गया, इसमें दो शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ये नहीं होगा। अच्छा हुआ कि आप गए, आ गए, ये क्या हो गया? दूसरे के लिए बोध किया गया है ना, अच्छा हुआ कि आप आ गए। लेकिन जिसमें मैं
सिर्फ माने एक व्यक्ति के लिए और मतलब कि हमारे लिए होता है, वही क्या होता है, तो सरल वाक्य होता है। यानी अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, यानी मैं आ गया ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे और क्वेश्चन देख लीजिए, मैं स्कूल जाता हूँ, ये क्या हो गया, तो ये सरल वाक्य हो गया। जैसे मैं ना सिर्फ अकेले ना जा रहा हूँ, तो मैं अब फिर मैं कहूँगा कि मैं स्कूल जाता हूँ और उधर से साइकिल से आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये और उसमें लग गया, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा हमारा। इसलिए सिर्फ मैं स्कूल जाता हूँ क्या हुआ, तो सरल वाक्य हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का। 68, किसी भी आदमी को भेज दो के लिए शुद्ध वाक्य होगा, यानी कह रहा है किसी भी आदमी को भेज दो, इसका शुद्ध वाक्य बता रहा है। कोई भी आदमी को भेज दो, कहीं भी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कह रहा है किसी भी आदमी को भेज दो, यानी किसी आदमी को भेज दो। फिर अपना अगला पहला क्वेश्चन क्या है, कोई भी आदमी को भेज दो ना, आदमी कोई भी होता है, आदमी निश्चित ना होता है, या निश्चित थोड़ा होता है, कहीं भी आदमी को भेज दो ना, ये कहीं भेजने के लिए बात नहीं कर रहा है, कह रहा है किसी आदमी को भेज दो, कहीं भी भेजने के लिए बात नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 भेद है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 भेद। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इज्जत। इज्जत कौन सा शब्द है, तो स्त्रीलिंग है, बी हो जाएगा हमारा इज्जत। इज्जत देखिए स्त्रीलिंग कब हुआ, इज्जत का बात आता है तो ज्यादा स्त्रियों पर यह निर्भर करता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से क्या जान सकते हैं कि इज्जत क्या है, स्त्रीलिंग है। आप लोग इसको इज्जत जब भी आएगा तो समझ लीजिएगा इज्जत किस पर ज्यादा निर्भर करता है, तो स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए वो ज्यादा निर्भर नहीं करता, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इज्जत हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसका आंसर बी हो जाएगा। कली शब्द का बहुवचन रूप क्या है, कली, कली मतलब एक, अब बहुवचन मतलब अनेक, यानी कली का क्या हो जाएगा, कली नहीं होगा, बी कली नहीं होगा, कलियां। जैसे कली हम लोग किसको कहते हैं, जो फूल का होता है, जो फूल अभी फूला नहीं हुआ है, जो फुलाया फूल नहीं होता है, वो सिर्फ अभी कली होता है, उसका जब ढेर सारा गुच्छा हुआ तो उसको क्या कहेंगे, तो कलियां, यानी ढेर सारी कलियों कहेंगे नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलियां। आगे चलते हैं, अंधों में काना राजा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, यानी अंधों में काना राजा, यानी राजा, अंधों में काना राजा, यानी कि क्या है, अंधे लोगों में राजा क्या है, तो काना है, यानी बहरा है। तो अंधों की भीड़, मूर्खों में कम योग्यता वाले आदरणीय है, एक आंख वाले राजा, अनपढ़ आदमी से किताब पढ़ना ना, मूर्खों में, ये गलती लिखा हुआ है, मूर्खों में कम योग्यता वाला आदरणीय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा, मूर्खों में कम योग्यता वाला आदरणीय है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निर्बल और सबल मेरे मित्र है, यहाँ निर्बल का विलोम है, तो निर्बल का विलोम सबल होगा। निर्बल और सबल मेरे मित्र है, यहाँ निर्बल का विलोम क्या है, तो निर्बल का विलोम क्या होता है, तो सबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर डी हो जाएगा, सबल, सबल, सबल हो जाएगा। आगे चलते हैं। तत्व, त्व प्रत्यय से बना शब्द है, तो ये आ गया हम लोग का प्रत्यय आ गया। त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, तो त्व, यानी वास्तव, वास्वत ना, पशुत्व नहीं, पशुत्व, हाँ पशुत्व है, जानत्व, तो ये नहीं होगा, देखिए पशुत्व है, सत्व ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, पशुत्व। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, पशुत्व। मैंने आम खाया है, वाक्य है, मैंने आम खाया है, यानी पहले खाया है, तो ये क्या हो जाएगा, भूत हो जाएगा। लेकिन भूत में भी देखिए दिया है तो अपूर्ण भूत हो जाएगा ना फ्रेंड्स। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी, अपूर्ण भूत। देखिए क्वेश्चन तो पहले कह रहा है कि मैंने आम खाया है, लेकिन मैंने आम खाया है तो ये तो वैसे ही पता चलेगा कि भूतकाल का है, लेकिन भूतकाल में भी पूछ रहा है कि सामान्य वर्तमान है कि पूर्ण वर्तमान है, या आसन है, या अपूर्ण भूत है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, अपूर्ण भूत है। आगे चलते हैं। वाह वाह अव्यय है, तो वाह वाह अव्यय क्या है, तो ये क्या है, तो ये हर्ष बोधक है, यानी वाह वाह, यानी वाह वाह आदमी कब करता है, जब पूरा खुश होता है, तो खुशी का मतलब क्या हो गया, हर्ष बोधक। देखिए पहले मैं सारे ऑप्शन का अलग अलग बताता हूँ। पहला क्या हो गया,
आश्चर्यबोधक। आदमी आश्चर्य कब होता है, कोई भी मनुष्य आश्चर्य कब होता है, जब उसको अचानक कोई कोई जिसको नहीं देखा वो अचानक दिख जाए तब आश्चर्य होता है। शोक, शोक बोधक आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी घटना हो गया हो, दुर्घटना हो गया हो तो उसमें शोक बोधक होता है। स्वीकार बोधक, यानी स्वीकार बोधक यानी कोई भी चीज हो उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, कोई भी आगे देते हैं उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार बोधक। अब वाह वाह, यानी वाह आदमी कब करता है, जब आदमी खुश होता है, जब कोई भी व्यक्ति खुश होता है तब क्या करता है, तो वाह वाह करते थे, क्या हो जाएगा, हर्ष बोधक। इसका आंसर डी हो जाएगा, हर्ष बोधक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हर्ष बोधक इसका हो जाएगा आंसर। फरमाइश, फरमाइश का लिंक क्या है, तो फरमाइश का लिंक क्या है, तो ए स्त्रीलिंग। फरमाइश क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आंसर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सामग्री का बहुवचन है, सामग्री, सामग्री एक है तो बहुवचन क्या हो जाएगा, सामग्रियों, सामग्रियां, क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, सामग्रियां, बी आंसर हो जाएगा, सामग्रियां। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कोशिश का पर्यायवाची शब्द है, कोशिश। कोशिश मतलब क्या होता है, लगातार नहीं, प्रयास। मजबूरी, कोशिश का मतलब मजबूरी नहीं होता है, कोशिश मतलब कुछ करना ना, लगातार, लगातार मतलब निरंतर, लगातार नहीं होगा कोशिश का मतलब, प्रयास करना। कोशिश मतलब क्या हो जाएगा हमारा, तब प्रयास करना। हम कब कहते हैं, जब हम किसी काम को एक बार फेल हो जाता है, दो बार फेल होता है, उस काम को करने में फिर दोबारा कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। कर्म का मानक आधुनिक रूप है, कर्म का मानक आधुनिक रूप है, तो कर्म नहीं कर्म होता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। फिर कह रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है, देखिए कह रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष समास देखिए, राजपुत्र, राजपुत्र मतलब क्या हुआ, तत्पुरुष पकड़ने का देखिएगा मैं आपको तरीका बताता हूँ। तत्पुरुष जब कब हमको समझ में आएगा, जब हमको कारक चिन्ह याद होगा, कारक चिन्ह, अगर आपको पूरा कारक चिन्ह याद होगा तो आप पकड़ सकते हैं कि तत्पुरुष कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा आपको जब कारक का याद होगा चिन्ह तो आप पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए कह रहा है ए राजपुत्र, राजपुत्र यानी क्या, राजा का पुत्र, यानी राजा का पुत्र, का आया ना इसलिए क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। ए देखिए राजा का पुत्र, पवन पुत्र यानी पवन का पुत्र यानी हनुमान। वनवास, वन में रहने वाला वासी, वन में यानी में आ गया, यानी देखिए सब में कारक चिन्ह आ रहा है, में, पे, पर, का, के, की, रा, रे, री, जितना भी कारक चिन्ह होता है ना, अगर किसी में आ जाए किसी भी शब्द को तोड़ने पर तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, तो पुरुष है। चौराहा, तो चौराहा हम लोग किसको कहते हैं, जहां पर चारों दिशाएं से जो बीच का भाग होता है उसको चौराहा, यानी चौ यानी चार आ गया, इसमें क्या हो गया, चार हो गया, तो चार हमारा ऐसे ही पता चलता है क्या हो जाएगा, चार क्या है, तो चौराहा क्या है, तो जिसमें चार का बोध हो गया तो क्या हो गया, द्विगु समास हो गया, इसलिए तत्पुरुष समास नहीं होगा। आगे चलते हम लोग। अब यही समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो कौन सा पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद। कौन सा पद, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर ए हो जाएगा। शुद्ध शब्द है, देखिए शुद्ध शब्द है तो शुद्ध अभिलाषा, अभिलाषा देखिए पहला शुद्ध शब्द है, कौन सा है, तो पहला ही हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है, अभिलाषा। ठीक है फ्रेंड्स, अभिलाषा, ये ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रक्षा शब्द का विलोम है, रक्षा, रक्षा का शब्द का विलोम है, रक्षा मतलब किसी का सुरक्षा करते हो तो रक्षा, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, रक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, तो विनाश, यानी किसी को बचाए हम तो उसका विनाश कर दिए, क्या हो जाएगा, ये इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका विनाश क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही है, विनाश। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्या कर रहा है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, यानी वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वास्तविक शब्द में वास्तविक, वास्तव, वास्तव, वास्तव इक हो जाएगा, कौन सा ये प्रत्यय हो जाएगा, इक प्रत्यय होगा। देखिए बी इसका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि देखिए वास्तव प्लस इक, ये वाला होगा इक, ये कैसे होगा, ये इक नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये इक कब होगा, जब ये जो इसका
ये वी है, जो वी अगर दीर्घ वी होता तब ये होता ई होता, लेकिन जब ये हर्ष वी है इसलिए क्या होगा, ये इक ए पहला वाला होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नी उपसर्ग के योग से बना शब्द है। नी 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 के देखिए सामने दिखाई दे रहा है, नी निःशुल्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा हमारा। नी से कौन सा बना है, तो नी से कौन सा बना है, तो निःशुल्क, शुल्क। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्न में से नरक शब्द का विशेषण है। नरक, नरक का नरकीय, नरक का क्या हो जाएगा, नरक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो नरकीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नरकीय। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। निम्न में आंख शब्द का परिवाची कौन है, कौन सा, तो निम्न में आंख शब्द का परिवाची, तो निम्न में आंख शब्द का परिवाची कौन है, आंख का परिवाची पूछ रहा है, तो इस आंख का परिवाची क्या होता है, लोचन होता है। लोचन मतलब आंख होता है। देखिए परिवाची मतलब वही शब्द का दूसरा नाम। आंख का, आंख को हम लोग क्या कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी। परिवाची मतलब उसी का दूसरा नाम को हम लोग परिवाची कहते हैं। बंधन शब्द का विलोम होगा। बंधन, बंधन का मुक्ति, बंधन का विलोम क्या हो सकता है, किसी को हम बांध कर रखे तो उसको अगर मुक्ति दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका विलोम हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बंधन का क्या हो जाएगा, मुक्ति, मुक्ति ऐसे भी लिखाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, मुक्ति। कम खाने वाले के लिए एक शब्द है। कम खाने वाले के लिए अल्पाहारी। कम खाने वाले के लिए क्या शब्द है, तो अल्पाहारी, यानी सी क्या हो जाएगा, अल्पाहारी। अल्प मतलब कम होता ही है, इसीलिए हारी मतलब खाने वाला, था अल्पा कम खाने वाला यानी अल्पाहारी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो छात्र शब्द, छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, छात्रा होता है। डी आंसर हो जाएगा इसका। छात्र का छात्री थोड़ी ना होगा, छात्र का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, छात्रा होता है, यानी लड़कियों को क्या बोला जाता है, तो छात्रा बोला जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, छात्रा। आगे चलते हैं हम लोग। अड़ा, अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, तो अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट ठ ड ढ अड़ा। अड़ा क्या है, तो मूर्धा से होता है। अड़ा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा से। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। आपको इसका मैं एक बताऊंगा कि कवर्ग जो होता है, पूरा कवर्ग का क्या होता है, चवर्ग का क्या होता है, टवर्ग का क्या होता है, यानी क ख ग में जितना भी पांचों शब्द है उस सब पांचों का क्या होगा, चौथा जजम क्या होता है, प फ ब भ में क्या होता है, टठा जजम क्या होता है, इसका मैं एक वीडियो आपको दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 92 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मुर्दा होता है अड़ा का उच्चारण स्थान। आगे हम लोग चलते हैं। अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी चाल चलना, याचना करना, धोखा देना नहीं। अकेला, अकेला दम यानी अकेला का अकेला ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। चाल चलना नहीं होगा, याचना करना नहीं होगा, धोखा देना तो हो भी नहीं सकता है। आगे चलते हैं। देवालय शब्द का कौन सा समास है, देवालय यानी देवों का आलय, देवों का आलय। देवालय हम लोग किसको कहेंगे, जिसमें सारे देवता रहते हो और उनका क्या हो, घर हो, तो देवों का आलय। देखिए जैसे कि कहा गया देवालय, देखिए देवालय को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो देवों का आलय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो गया, का जो है हमारा ये क्या है, ये कारक है। का क्या है, तो हमारा कारक है। इसलिए जब भी कारक चिन्ह आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, तत्पुरुष समास। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। अब बस लास्ट 6 क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मोर शब्द है, मोर शब्द क्या है, मोर जो शब्द है क्या है, तो मोर क्या है, तो हमारा तद्भव शब्द है। मोर क्या है, देखिए मोर जो होता है मयूर, मयूर क्या हो गया, संस्कृत शब्द हो गया। अगर मयूर लिखा रहता तो ये क्या हो जाता, तत्सम हो जाता। लेकिन ये मयूर का ही क्या है शब्द, मोर है, जो हिंदी में है। हम लोग जैसे मयूर को मोर बोलते हैं ना, तो क्या हो गया, ये तद्भव हो गया। इसलिए इसका बी हो जाएगा। अगर ऐसे रहता मयूर, मयूर रहता तो ये संस्कृत शब्द है, इसका क्या हो जाता, तत्सम हो जाता। लेकिन ये क्या है, मयूर का शब्द मोर है, तो मोर क्या हो जाएगा हमारा, तद्भव हो जाएगा। तत्सम तद्भव भी आपको मैं वीडियो डाल दूंगा। अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार शब्द में कैसा उपसर्ग है, तो अधिकार, अधिकार यानी अधि हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है,
तो उपसर्ग जो होता है जो आगे लगा हो, किसी शब्द के आगे लगा हो और उसका कोई बने मतलब अधिकार, अधि प्लस कार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, अधि हमारा क्या हो जाएगा, अधि हमारा उपसर्ग हो जाएगा, अधि हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन पर। ये देखिए डी वाला अधि नहीं होगा, क्योंकि अधि किस, अधि में क्या है, हर्षई ई है ना, इसलिए सी हो जाएगा, इसका आंसर डी नहीं होगा। तूफान शब्द में कौन सा संज्ञा है, तूफान शब्द में कौन सा संज्ञा है, तूफान। तो तूफान क्या है, तूफान एक नाम है, तो नाम के लिए कौन सा संज्ञा लगता है, तो व्यक्तिवाचक। नाम के लिए कौन सा संज्ञा लगता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, अबल। अबल का क्या हो जाएगा, अबला। अबल का क्या हो जाएगा, अबला। हम लोग जैसे कहते हैं ना अबला नारी, यानी कमजोर नारी को क्या कहते हैं, अबला नारी, यानी अकेली नारी को अबल का स्त्रीलिंग अबला नारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है मनः प्लस हर, मनः प्लस हर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर बी हो जाएगा, मनः प्लस हर, मनः प्लस हर। ये देखिए विसर्ग का है, इसलिए इसमें मनः प्लस हर होगा, तो ये न बनकर क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा, मनोहर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर बी हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधि होता है। तो संधि कितने भेद है, तो 3 भेद है। संधि कितने भेद है, 3 भेद है। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, स्वर व्यंजन विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया हमारा 100 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव का। ये पहला मॉडल सेट था, मैं आपको ऐसे ही 4 और मॉडल सेट दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो 10th क्लास के एग्जाम में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो दूंगा, जिससे आपको बहुत सारी सुविधाएं, आपको एग्जाम देने में बहुत सारी सुविधाएं होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सपोर्ट बनाए रखिएगा, और तो कमेंट में बताइएगा कि और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।